हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं लेके आया हूँ वास्तविक संख्याओं के वो सारे इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू जो हमारे 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिवीजन करेंगे पीवाईक्यू के साथ। रिवीजन ऐसे कि जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूले हैं, सब के सब एक बारी रिवाइज हो जाएं जल्दी से। तो समय बचाते हुए, फालतू की बात ना करते हुए भैया पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं अपना रिवीजन वास्तविक संख्याओं का। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बताने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो आपने सीखा कि वो संख्याएं जिनका गुणनखंड या तो वो संख्या स्वयं होती है और एक होता है। मतलब वो संख्याएं जिनका गुणनखंड एक होता है और वो संख्या स्वयं होती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं 5 की, तो आपको पता है 5 किससे कटेगा। 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 खुद से ही कटेगा और किसी से 5 नहीं कटेगा। तो आपने याद करा है अभाज्य संख्याओं का एक क्रम। पहली अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7। ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें से जो 2 है वो ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ एक सम संख्या भी है। अभाज्य होने के साथ साथ ये एक सम संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी विषम है। तो मैं एक बार ये ऑप्शन देख लेता हूँ, 0, 2, 1, 8। अरे ये तो आसान हो गया। जो हमारी अभाज्य संख्या है वो 2 है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने पढ़ी है 2, और यही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगला सवाल है परिमेय संख्या है। निम्नलिखित ऑप्शन में हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सारी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख पाते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। जहाँ पे शर्त होती है जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p बटा q, और कोई भी अभाज्य संख्या अंडर रूट में भी नहीं फंसनी चाहिए। तो अगर मैं अंडर रूट 2 को हल करूं तो वो तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, अंडर रूट 2 का तो अंडर रूट निकलेगा नहीं। अंडर रूट 3 को भी अंडर रूट 3 ही लिखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा। लेकिन अंडर रूट 9 को अगर आप गौर से देखो तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुणे 3, और अंडर रूट 3 गुणे 3 तो 1 3 बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो जो अंडर रूट 9 है ये एक कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और अंडर रूट 7 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका रूट फंसा रह गया। तो आपने जाना कि जो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, आपने पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं को हमने 2 टुकड़ों में काटा था, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं ये p बटा q के रूप में हम इनको लिख नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर जितनी भी हमने पूर्णांक देखे, जितने भी हमने प्राकृतिक संख्याएं देखी, वो सारी की सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण के तौर पे मैं लिखूं 2/3, 4, या फिर -5/4 आदि। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में जिसमें कोई अभाज्य संख्या का अंडर रूट फंस जाए, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, या फिर पाई का मान, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय हैं। तो इनसे भी अगर सवाल हमको आ गया तो हम बता ले जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। आप सवालों का जादू देख रहे हो कि हर एक सवाल अलग अलग कैटेगरी का। इससे बढ़िया रिवीजन का क्या तरीका हो सकता है भाई, आप ही बताओ। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आप मुझे बताओ सहअभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं। तो अगर कोई दो संख्याएं जोड़े में हैं, मान लो एक संख्या है a और एक संख्या है b। अगर a का कोई भी गुणनखंड b के गुणनखंड में ना हो और b का कोई भी गुणनखंड a के गुणनखंड में ना हो, तो वो दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब मैं अगर आपको उदाहरण से समझाऊं तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। मैंने एक संख्या मान ली 8 और एक संख्या मान ली मैंने 9। 8 के कितने गुणनखंड संभव हैं। तो 8 के गुणनखंड या तो 2 हो सकता है, 2 चाको 8, ठीक है,
या तो 4 हो सकता है, 4 दूनी 8, ठीक है, या तो 8 स्वयं हो सकता है। इसके अलावा 8 के कोई गुणनखंड हो सकते हैं, तो आप कहोगे भैया नहीं हो सकते। और अगर मैं 9 की बात करूं, 9 के गुणनखंडों की, तो 9 का गुणनखंड या तो 3 हो सकता है, या तो 9 का गुणनखंड 9 एक अन्य 9 ही हो सकता है। एक की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि एक तो सर्व विद्यमान है, तो एक को यहाँ पे हम नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो 8 के गुणनखंड हैं 2, 4 और 8, ये इस साइड नहीं है ना। और जो 9 के गुणनखंड हैं 3 और 9, वो इस साइड नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसके गुणनखंड इसमें नहीं है और इसके गुणनखंड इसमें नहीं है। इसी को सहअभाज्यता कहते हैं। एक दूसरे के साथ साथ अभाज्य हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं काट पा रहे हैं। अगर आप सरल भाषा में समझो तो ऐसे याद कर लो, सहअभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जो एक दूसरे को नहीं काट पाती हैं। ठीक है, तो हमें अब बताना है कि निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो भैया 18 और 25 को देखो। 18 25 के कितने गुणन, मैं इसे मिटा देता हूं, है ना। 18 और 25 के कितने गुणनखंड हैं? 18 को एक तरफ ले लो, 25 को एक तरफ ले लो। 18 के गुणनखंड होंगे 2, 3, त्रिछंग 18 3 से भी कट जाएगा। 18 क्या 6 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। 18 क्या 9 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। 18 फिर 18 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। और अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 की गुणनखंड या तो 5 या तो 25 स्वयं, और किसी से नहीं कट रहा। पचंग 25, 25 से कटने 25, तो 5 क्या इधर है? नहीं है। 25 क्या इधर है? नहीं है। और इधर जितने हैं उतने उधर नहीं है। तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया कि ऑप्शन ए जो है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अगर आपको डाउट होता है तो एक बारी बाकी ऑप्शंस पे भी नजर उठा लो। 5 क्या 15 को काट देगा? आप कहोगे 5 या 15, हाँ काट देगा। ये तो एक दूसरे को काट रहा, मतलब ये सहभाज्य नहीं हुआ। क्या 21 7 से कटेगा? तो 7 त्रुक 21, हाँ कट गया, ये भी गलत हो गया। क्या 31 93 को काटेगा? तो 31 93 को काटेगा, तो देखो 31 के पहाड़े में आता है 93 क्या? तो 31 इकन्ने तो 31 ही होता है। 31 दूनी 62 और 31 तियाँ 93। हाँ 31 के पहाड़े में 93 आ गया, मतलब 31 93 काटेगा, इसलिए यह संख्या भी सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? 18 और 25। तो अब तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया भैया, एक बारी जल्दी से बोल दो। अब तक हमने रिवाइज किया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमने रिवाइज किया कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और उनके उदाहरण भी देखें, और लगे हाथ सहअभाज्य की भी हमने बात कर ही ली भाई। इसके अलावा वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं, वो सारी संख्याएं जो हमारे जीवन में हैं, जिनसे हम परिचित हैं, वो सारी की सारी A to Z संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हमने इनकी एक संख्या रेखा भी बनाई थी जिसके बीचों बीच में 0 था। इधर धनात्मक संख्याएं थी, इधर ऋणात्मक संख्याएं थी। याद आया कुछ कि नहीं? तो अगर वास्तविक संख्याओं से भी सवाल आया हम कर लेंगे। परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, सहअभाज्य, सम, विषम, फलाना ढिमकाना, जितनी भी संख्याएं, हम सबका सवाल हल कर लेंगे। तुम सवाल दो तो यार भाई। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो भैया हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो चलो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। हमने भागविधि सीखी है। 140 भैया क्या 2 से कटेगा? हाँ कटेगा 2 से। 2 सत्ते 14 और ये 0 बैठ गया। क्या 2 से फिर कटेगा? हाँ 2 से फिर कटेगा। 2 तियाँ 6 बचा 1, 2 पंची 10। अब किससे कटेगा? तो भैया जिसके अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 5 या 0 आ जाता है, वो संख्याएं 5 से जरूर कटती हैं। तो मतलब ये संख्या 5 से जरूर कटेगी। चलो 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, और जब 7 आ गया तो 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 से ही कटेगी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए भैया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आपने कहा कि 2 की घात 2 लगा सकते हैं क्योंकि 2 बार आया है, तो 2 की घात 2, 5 गुणे 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? मैच कर लो। 2 2 बार 5 और 7, 2 2 बार 5 और 7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भैया हो गया सवाल। तो अभाज्य गुणनखंड की भी प्रैक्टिस हो गई। दो संख्याओं इतने इतने का मासा ज्ञात करो। अब हाँ मासा और लासा के भी सवाल आते हैं वास्तविक संख्याओं से। तो जल्दी से मुझे बताओ मासा कौन सी संख्या होती है? दो संख्याओं में मासा वह होता है जो सबसे बड़ी संख्या
जो सबसे बड़ी संख्या दोनों संख्याओं को भाग कर दे वो मासा कहलाती है। तो फिर लासा कौन सी संख्या होती है? वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से भाग हो जाए उसे लासा कहते हैं, है ना। मैं लिख ही देता हूं। जो मासा होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को भाग करती है। सबसे आसान भाषा यही है भाई मासा की, दोनों संख्याओं को भाग करती है। आप नहीं समझे, चलो अच्छा अभी मैं समझाता हूं। अगर मैं 182 और 78 का अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो बच्चा 182 और 78 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो चलो 182 को एक कोपचे में बुला के इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 182 एक सम संख्या है तो 2 से पक्का कटेगी, 2 से काटो। 2 नवैया 18, 2 इकन्ने 2। मुझे 91 दिखा, वैसे ही मुझे याद आया कि 91 तो किसी के पहाड़े में आता है। 91 आता है 13 सत्ते 91, तो ये 13 से तो कटेगी ही कटेगी। 13 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 एक अभाज्य संख्या है तो भैया 7 से ही कटेगी। चलो काट देते हैं 7 से इकन्ने बार। तो जो 182 के फैक्टर हुए गुणनखंड वो 2 गुणे 13 गुणे 7 हुए। पक्की बात ना। चलो एक कोपचे में बुला के हम 78 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। 78 के करो तो 78 एक सम संख्या है तो 2 से कटेगी, काट लो 2 से। 2 3 6, 2 9 18। 39 जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा 39 तो किसी के पहाड़ में आती है। 39 आती 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39। तो 13 से काटेंगे तो 3 बार में कट गई। 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 से ही उड़ा दो। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 13 3, 2 13 और 3। अब हमें बताना है इसका मासा। मासा होता है जो दोनों में कॉमन हो, मासा होता है जो दोनों से कॉमन हो, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। जो गुणनखंड होते हैं वो अपनी संख्या को भाग करते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या 13 है, मतलब ये 13 से भी भाग होगा और 2 से भी भाग होगा, ये है ना। और 78 भी 13 से भाग होगा और 2 से भाग होगा। तो इसमें अगर मैं मासा निकालूं तो मासा कॉमन क्या क्या आया भैया? ये 2 दोनों जगह है और ये 13 दोनों जगह है। तो इसका मासा आ गया 26। इसका मासा आ गया 26। कौन से ऑप्शन में 26 है? 26 है ऑप्शन बी में। इसका करेक्ट जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो भैया हमने ये सवाल भी कर दिया, हमने मासा भी निकाल लिया। मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं और जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो उसे हम, जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो उसे हम मासा मान लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन, ठीक है, गुणे यहाँ पे 13 कॉमन, ठीक है, 13 दूनी 26। आया समझ? अगला सवाल, संख्याओं 12 15 21 का लासा होगा। अब भैया हमसे लासा पूछ लिया तो हमें लासा भी तो आता है। लासा निकालने के लिए हम सेम काम करते हैं, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलो संख्याओं को पकड़ो और अभाज्य गुणनखंड कर दो। पहली संख्या 12, फिर 15 और फिर 21। चलो भैया करो। 12 को एक कोपचे में बुलाते हैं, 12 को एक कोपचे में बुलाते हैं और इनके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 12 कटेगा 2 से, 2 छंग 12, 6 कटेगा 2 तियाँ 6 से और 3 कटेगा 1 से। तो 12 के गुणनखंड हो गए 2 2 3, 2 2 3। अब 15 को भी भैया एक कोपचे में बुला लो। 15 देखो जिसके अंत में 5 और 0 आ जाता है तो वो 5 से तो कटेगा ही, 5 से काट लेते हैं। 5 तियाँ 15, 3 से काटोगे 3 इकन्ने 3। अब ये 5 और 3 हो गए 15 के भैया फैक्टर, 5 और 3। 21 को भी एक कोपचे में बुला लिया जाए। 21 को इधर कर लो। 21 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही कटेगी। तो इसके गुणनखंड हो गए 7 और 3, 7 गुणे 3। चाहे 3 गुणे 7 लिख लो, चाहे 7 गुणे 3 लिख लो, कोई फैक्टर नहीं, कोई मैटर नहीं। अब भैया क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो लासा निकालने के लिए जो कॉमन आए वो भी लिखो और जो कॉमन ना आए वो भी लिखो। फिर से मासा में क्या करते हैं? जो सबसे कॉमन आता है वही लिखते हैं। लासा में जो कॉमन आता है वो तो लिखेंगे। कॉमन क्या क्या देखो, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, तो एक बारी 3 लिख लिया। और कुछ कॉमन? और कुछ कॉमन नहीं। तो 2 यहाँ पे 2 बारी है, 5 यहाँ पे 1 बारी है और 7 1 बारी है।
तो 2 बारी है तो भैया 2 बारी लिख लो। 5 एक बार, 5 एक बार, और 7 एक बार, 7 एक बार, यही इसका लासा हो गया। लेकिन ऐसे आंसर छोड़ नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन तो अलग अलग हैं, गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 को 5 से करोगे 12 पंचे 60, तो मतलब इतना गुणा हो गया भैया 60 के बराबर, और गुणे में 7 अभी और बच गया, बराबर लगाओ। 60 को 7 से करोगे तो 7 जीरो 0, और 7 छंग 42, भैया इसका लासा आएगा 420। कौन सा ऑप्शन है 420? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो गया 420। मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? जो सब में कॉमन होता है सिर्फ वही लिखते हैं, और लासा निकालने के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही लिखते हैं, उसके अलावा जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। याद रह जाएगी ये बात? ठीक है, अगला सवाल। यदि मासा 35 और 49 का 7 है तो लासा 35 और 49 का कितना होगा? अब ये भैया एक फार्मूले पे सवाल बेस्ड है। अगर आपको याद आए, आपने पढ़ा था, आपने सीखा है, यदि दो संख्याएं a और b हैं, उनका लासा होता है और उनका मासा होता है। आपने एक फार्मूला सीखा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है लासा और मासा के गुणनफल के। याद आया? सीखा है कि नहीं? तो यहाँ पे जो 35 है वो हमारी पहली संख्या है, और जो 49 है वो हमारी दूसरी संख्या है। जो मासा है वो 7 है, मासा 7 है, और लासा हमें बताना है। तो चलो फॉर्मूले में चिपका देते हैं। ए का मान कितना है? 35। बी का मान कितना है? 49। लासा हमें बताना है तो लासा को लासा ही लिख लेते हैं, और मासा हमें 7 दिया गया है। इस 7 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, आ गया बट्टे में, तो ये बन गया 35 गुणे 49 बटे 7 बराबर लासा। कट्टा कुछ कटेगा क्या? तो आपने कहा कि भैया हाँ कट तो रहा है। 7 एकन्ने 7, 7 पचे 35, 7 एकन्ने 7, 7 पचे 35। अब इस 5 का 49 के साथ गुणा कर दो। 5 गुणे 49 भैया कर दो। 5 नवा 45 के 5, हासिल लग गए 4, 5 चौके 20, 20 4 24। तो 245 है किसी ऑप्शन में क्या? हाँ भैया, नज़र पड़ गई, ऑप्शन सी में 245 है, यही इसका सही जवाब होएगा। अगला सवाल। दो संख्याओं के लासा एवं मासा क्रमशः इतने और इतने हैं। अच्छा, लासा और मासा मतलब ये कौन है? ये है लासा, ठीक है, और ये कौन है? ये है मासा। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई? यार पीछे वाले ही फॉर्मूले वाला सवाल नहीं आ गया? आपने सीखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। सीखा कि नहीं? संख्याओं का, ये पता नहीं कलम को क्या हो जाता है मेरे, गुणनफल ये बराबर होता है लासा गुणे मासा। ठीक है, ये सीखा है। तो अगर मैं एक संख्या a मान लूँ ये, तो मुझे दूसरी संख्या मतलब b बराबर क्वेश्चन मार्क ही तो पूछा है। तो हमने फार्मूला सीखा a गुणे b बराबर लासा गुणे मासा। a का मान कितना है? 24 है। b हमें पता नहीं, निकालनी है। लासा कितना? 168। मासा कितना? 6। b को बचा लो, 24 को इधर भेज दो, तो हो गया 168 गुणे 6 बटा 24। भाई कटेगा, कुछ तो कटेगा। चलो काटो। बड़े नंबर से काट दूं कि छोटे नंबर से काटूं? चलो बड़े नंबर से काटता हूं। देखो 6 के पहाड़े में 24 आता है ना, तो 6 एकन्ने 6, 6 चौके 24। अब 4 से काट दो इसको। 4 एकन्ने 4, 4 चौके 16, बचे 8, 4 दूनी 8। तो जो b बराबर है वो आ गया 42। अर्थात जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो गई? 42 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलो ये तो खेल खेल वाले थे। अब आता है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। इतना इम्पोर्टेंट सवाल कि ये नालायक, ये वाला सवाल ना, ये अपना रूप बदल बदल के हर एग्जाम में आता ही आता है, हर साल आता है।
कभी आपसे कहेंगे कि सिद्ध करो √2a का परिमेय संख्या है, कभी कहेंगे कि सिद्ध करो √3a का परिमेय संख्या है, √5 और √7, ऐसे सबको ही पूछते रहते हैं। तो मैं एक बता दूंगा और बाकी आप सत्तारी जब हो ना, तो सत्तारी के काम में आप 2, 3, 5 और 7 को प्रूफ कर देना, ये आपको पक्का नंबर दिलाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। इस सवाल को करते कैसे हैं, तो हमने एक फॉर्मेट देखा था। इस सवाल को करने के लिए हम पहले अपनी बात को मान लेते हैं कि जो √2 है वो क्या प्रूफ करना है, अपरिमेय प्रूफ करना है। हम मान लेते हैं कि वो परिमेय है। हम क्या मान लेते हैं, परिमेय। फिर थोड़ा सा प्रपंच करते हैं और प्रपंच करने के बाद हम अपनी ही बात से पलट जाते हैं। यही तो करते हैं ना, मतलब कुल मिला के हमें इस सवाल को सिद्ध करने के लिए अपनी बात से पलटना है। चलो भाई अपनी बात से पलटा जाए। रंग बदल लेता हूं पहले कलम का। एकदम सीक्वेंस में करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, हड़बड़ी नहीं। आप लोग कॉपी लेके बैठिए भाई और देखिए इसको। माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया इसे। क्यों परिमेय मान लिया, क्योंकि हमें अपरिमेय प्रूफ करना है। आपने सीखा जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये मैं अलग के लिए बता रहा हूँ, रफ वर्क। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो या तो परिमेय होती हैं और या तो अपरिमेय होती हैं ना, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकती। अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं ही होगी, अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं होगी। पक्का इस बात ना, ये तो डन है ना। तो अगर मैंने परिमेय उसे मान लिया, अगर वो परिमेय मैंने माना है, तो जितने भी परिमेय के गुण लक्षण होते हैं, परिमेय के क्या, जितने भी गुण और लक्षण होते हैं वो उस संख्या के अंदर होने चाहिए। अगर ये गुण लक्षण इस संख्या के अंदर नहीं निकले तो जाहिर है कि वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। मान तो इस बात को कि नहीं, तो चलो भाई प्रूफ करते हैं। तो मुझे बताओ कि परिमेय संख्या का गुण लक्षण होता क्या है। तो आप कहोगे कि भैया परिमेय संख्या का गुण लक्षण होता है कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम उसे किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सहअभाज्य होते हैं, मतलब एक दूसरे से कटते नहीं हैं, सहअभाज्य हैं। और तथा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के भी बराबर नहीं होएगा और P और Q सहभाज्य हैं। ये परिमेय संख्या का गुण होता है। अगर इसमें से कोई भी बात गलत निकल गई तो मतलब जो हमने परिमेय माना है वो संख्या फिर परिमेय ना हो के कुछ और ही है भाई। मान तो इस बात को ना। तो चलो भाई आगे लिखते हैं। अगर ये परिमेय है तो मैं Q को इधर भेज सकता हूँ। Q को इधर भेजूंगा तो बन जाएगा √2Q बराबर P। दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर दूं, मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो 2 दूनी मतलब रूट से 2 हट जाएगा और Q से आ जाएगा Q² और ये बन जाएगा P²। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कर दिया दोनों पक्षों का स्क्वायर। मैंने कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भाई ये मामला बन गया वर्ग करने पर। ठीक है, अगर ये मामला वर्ग करने पर बन गया, अब जरा इस बात को जरा गौर से देखो आप बच्चा। जो P² है उसके गुणनखंड में 2 है, P² के गुणनखंड में 2 है। अगर P² के गुणनखंड में 2 है, इसका मतलब जो 2 है वो P² को भाग करेगा, और अगर P² को भाग करेगा तो फिर 2 P को भी भाग करेगा। क्योंकि अगर किसी संख्या के गुणनखंड में कोई संख्या नहीं है तो उसके स्क्वायर में भी वो संख्या नहीं होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मान लो 15 के गुणनखंड होते हैं 3 × 5 होते हैं ना, 3 × 5। तो अगर मैं 15 का स्क्वायर कर दूं तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा, 225। 15 के गुणनखंड में 2 मुझे नहीं दिखा, ठीक है, राइट, ओके। 15 का स्क्वायर जो है वो कितना आता है, 225। अब 225 के गुणनखंड करो तो 225 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। अरे भैया, जब आपने संख्या को स्क्वायर कर दिया तो उसके गुणनखंडों का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो 15 के पास 2 नहीं था तो इसके स्क्वायर के पास भी 2 नहीं है, मान तो इस बात को। और अगर 225 के पास 3 है तो 15 के पास भी 3 है।
तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या पी स्क्वायर मतलब कोई यहाँ पे हमारी संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही, तो इसका मतलब ये है कि पी भी 2 से विभाजित होएगी। तो आप भैया यहाँ पे ये लाइन लिख लोगे ना। चलो मैं गंदी गंदी राइटिंग में लिख देता हूँ, आप अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख लेना। इससे ये बात जाहिर होती है जो 2 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तथा अतः तब P 2 से भी भाज्य होगा, 2 से भी भाज्य होगा ना। और अगर कोई संख्या भाग होती है किसी से, तो वो किसी ना किसी से गुणा करके ही तो गुणा करके ही तो आया होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो हमारी P है वो 2k के बराबर है, जहाँ पर k एक ऐसी संख्या है जो 2 से गुणा करने पे P आ गया है, राइट है ना। ये हमने माना, k को हमने क्या किया है, माना, जहाँ k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है भाई, ठीक है, ओके। तो मैं अब एक काम कर सकता हूँ कि जो p है, p की जगह मैं 2k लिख भी सकता हूँ। तो चलो भैया p की जगह 2k लिख दो। तो 2q स्क्वायर तो लिखा था, मैं इस वाली लाइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2q स्क्वायर तो लिखा था और p की जगह मैं 2k लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को हल करोगे तो 2q स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4k स्क्वायर, इस 2 ने इस 4 को 2 से काट दिया तो q स्क्वायर बराबर हो गया 2k स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, क्या q स्क्वायर के भी गुणनखंड में 2 नहीं आ गया? q स्क्वायर के भी गुणनखंड में 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये लाइन खींच के इधर लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो q स्क्वायर को भी भाग कर रहा है, और अगर q स्क्वायर को भी भाग कर रहा है तो q को भी भाग करेगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लोगे ना, इसलिए 2 q स्क्वायर को भाग करेगा या विभाजित होगा, जो भी आप लिख लो आपकी मर्जी, भाग करेगा, तब q को भी 2 भाग करेगा या विभाजित करेगा, आपका जो मन करे वो आप लिख लो, अच्छी अच्छी राइटिंग में, है ना। अब एक ये बात बताओ मुझे, यहां से देखो, जो 2 है वो p के भी गुणनखंड में है और जो 2 है वो q के भी गुणनखंड में है, मतलब दोनों का गुणनखंड सेम हो गया। और अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि कोई भी गुणनखंड एक दूसरे में कॉमन नहीं होएगा। तो क्या ये सहभाज्य रह गए? भैया सहभाज्य तो नहीं रह गए, लेकिन हमने तो उन्हें सहभाज्य मान लिया था। तो इससे एक विरोधाभास पैदा हो गया, कि जो p और q हैं वो सहभाज्य नहीं है। और ये विरोधाभास पैदा हुआ क्यों है? ये विरोधाभास पैदा हुआ है जो हमने ये पहले क्लेम कर दिया ना कि जो √2 है वो कैसी है, परिमेय संख्या। हमें भाई परिमेय माननी ही नहीं चाहिए थी, हमने परिमेय मान के ही गलती कर दी, इसीलिए यह विरोधाभास यहाँ पे आ गया। इसका मतलब हम भैया माफ़ी मांगते हैं आपसे, √2 एक परिमेय संख्या ना होकर √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जितना भी मैंने बोला उसको कम शब्दों में, साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिख देते हैं। किंतु इससे एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है तथा अर्थात √2 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। भैया ये बात सिद्ध हो गई। लिख लेना भाई आप लोग, है ना, सिद्ध हो गई। समझ आ गया हमने क्या करा? अभी मैंने क्या बताया था कि हम पहले एक बात कहेंगे कि परिमेय है, बाद में हम अपनी ही बात से पलट जाएंगे। तो देखो हम पलट गए ना अपनी बात से और हमने उसे अपरिमेय प्रूफ कर दिया। जब संख्याएं खड़ी खड़ी आएंगी, अब मैं अगली बात बता रहा हूँ, जब संख्याएं सिर्फ आएंगे कि √2 प्रूफ करो कि एक अपरिमेय है, √3 प्रूफ करो, √5 प्रूफ करो, तो हम पीछे वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई संख्याओं का युग्म आया या कोई संख्याओं का जोड़ा आया, तो वहाँ पर हम पहले से इस बात का सहारा लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, पहले से जानते हैं। अभी जो मैं बोला आप समझ जाओगे।
सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो प्रपंच हमने पीछे किया वही प्रपंच हम यहाँ पे कर लेते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। भैया हमने इसे परिमेय मान लिया। चलो अभी फिर से अपनी बात से पलटेंगे, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो 3√2 को p बटा q के रूप में लिखा भी जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये तो परिमेय का गुण होता है। जहां जहां p तथा q सहाभाज्य हैं, सहाभाज्य संख्याएं हैं, सहाभाज्य संख्याएं हैं तथा क्यों 0 के बराबर नहीं है। क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं? क्योंकि अगर बट्टे में 0 आ जाएगा तो यार वो संख्या इन्फिनाइट हो जाती है ना, अपरिमित या फिर नॉट डिफाइंड, जो भी आप कहना चाहो। इसलिए हम बट्टे में 0 कभी नहीं लाते हैं, उससे हम बचते हैं, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, गौर से सुनना मेरी बात को। 3 कैसी है? सिर्फ 3 बताओ। तो आप कहोगे भैया 3 तो भैया परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 हम पहले ही जान चुके हैं ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। p बटे q को तो हमने परिमेय माना ही माना है, ओके ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए पहले से कि अगर कोई दो संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या भी परिमेय है, तो एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या को बीच में चाहे आप जोड़ो, मतलब परिमेय को परिमेय में जोड़ो, चाहे परिमेय को परिमेय से घटाओ, चाहे गुणा करो और चाहे भाग करो, जो आंसर आता है वो सदैव एक परिमेय संख्या आता है। मतलब परिमेय का परिमेय से गुणा करोगे, भाग करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, वो संख्या कैसी आएगी? परिमेय आएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसे मैं रब कर देता हूं। अब इस 3 को मैं इधर भेज सकता हूं? आप कहोगे भैया बिल्कुल भेज सकते हो। तो √2 बराबर p बटा q तो पहले लिखा था और ये 3 इधर आएगा तो बट्टे में 3 हो जाएगा। अब आप ये बताइए p बटा q कैसा था? परिमेय था। 3 कैसा है? परिमेय था। और तो इनका परिमेय गुणे परिमेय कैसा होगा? ये भी परिमेय होगा। मतलब ये पूरी संख्या कैसी है? परिमेय। और ये √2 कैसा है? √2 हम पीछे ही देख चुके हैं, अपरिमेय है। अब हम √2 को प्रूफ नहीं करने लग जाएंगे कि अपरिमेय है। अब हम सहारा लेंगे कि √2 को हम पहले से जानते हैं कि वो कैसी है? अपरिमेय है, ठीक है। तो अगर ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय और ये कैसी? परिमेय। क्या एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? आप कहोगे भैया नहीं, ये तो अनर्थ वाली बात कर देंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय तो दो एक दूसरे की उल्टी चीजें हैं। अगर परिमेय धरती के इस कोने में है तो अपरिमेय धरती के उस कोने में होगा, मतलब एकदम उल्टा ना। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी विरोधाभास पैदा हो गया ना। और ये विरोधाभास पैदा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे गलत मान लिया, हमें यहाँ पे परिमेय मानना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि एक अपरिमेय संख्या, आप यहाँ पे लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या। देखो यार रिवीजन कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा इस पे मत जाना कि मास्टर जो है ऐसा साफ साफ क्यों नहीं लिख रहा है, और मेरी राइटिंग थोड़ी कम साफ है भी, आप उसे माइंड मत करिए। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास हमारी ही गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना या गलत मानने के कारण हुआ, जो भी आप लिख लो, गलत कल्पना के कारण है। अतः 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 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं, अपितु एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम अपनी बात से पलटेंगे, ठीक है। सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। इति सिद्ध, समझ आया? ठीक है। आप मान के ये चलिए कि अगर हमें अपरिमेय प्रूफ करने को कैसी भी संख्या आ गई, हम एक फॉर्मेट याद कर लेंगे और उस फॉर्मेट से पक्का आपको नंबर मिल जाएंगे। भाई आप मेरी इस राइटिंग पे मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप दिल से सुनिए और एकदम अच्छे से सुनिए, कोशिश करिए समझने की, आपको बढ़िया समझ आएगा, है ना।
सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भैया मान लो, सेम 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 जल्दी जल्दी कर देते हैं। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो भैया फिर से इसके अंदर परिमेय वाले गुण लक्षण होने चाहिए, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 को मैं बराबर लिख सकता हूँ P बटा Q के। ठीक है, जहां P और Q एक सहभाज्य संख्याएं हैं। एक क्यों लिखूंगा, तो दो हो गई ना, P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य हैं, तथा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। अब ये बात मुझे बताओ फिर से, ये तो आसान हो गया। और 5 कैसी है भैया? 5 है एक परिमेय संख्या। अंडर रूट 3 हम पहले से जानते हैं कि अपरिमेय है, और P बटा Q को तो हमने परिमेय माना ही माना है। तो एक काम करो, परिमेय को एक तरफ ले लो और अपरिमेय को एक तरफ बांट दो। ठीक है, 5 है ये परिमेय। इस P बटा Q को, ये क्या हो गया, इस P बटा Q को अगर मैं इधर लाऊं तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस P बटा Q। और इस अंडर रूट 3 को अगर मैं इधर भेजूं तो ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3। अब ये बात बताओ भैया, 5 एक परिमेय संख्या, P बटा Q एक परिमेय संख्या, परिमेय को परिमेय से घटाओगे आंसर कैसा आएगा? परिमेय आएगा। और रूट 3 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कहाँ हो सकती? ये विरोधाभास फिर से आ गया ना। और ये विरोधाभास आया क्यों है? हमारी ही गलत कल्पना के कारण। तो भैया जो पीछे हम लोगों ने लिखा था, ये विरोधाभास आया है हमारी गलत कल्पना के कारण, फलाना ढिमकाना। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो रिवीजन कर रहे हैं, दिमाग को थोड़ा पंचर करना पड़ेगा, इतनी ही जल्दी में बार बार बोलना पड़ेगा। और एक ही मेथड अगर हमको आता है तो उसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम बोर्ड एग्जाम में बच्चा जो है ज़बरदस्ती ना करें अपने साथ, और हम दिमाग को हल्का रख के सारे सवाल कर पाएँ। क्योंकि हम सवाल जल्दबाजी में नहीं, हम जल्दी में हल करेंगे। और अगर जल्दी करना अभी नहीं सीखेंगे लल्ला, तो फिर कब सीखेंगे आप ही बताओ। मैंने थोड़ा महंगा सवाल ले लिया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 तथा 10,530 का लासा तथा मासा ज्ञात करो। HCF और LCM ज्ञात करो। HCF का मतलब मासा और LCM का मतलब लासा ज्ञात करो। तो भाई अभाज्य गुणनखंड से करना है। अभाज्य गुणनखंड अभी हमने पीछे करना सीखा था, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा नंबर बड़ा दे दिया गया। हमें घबराना नहीं, ये सवाल 2025 में आया, और यार बच्चे इतना गलत करके आए इसको थोड़ी सी गलती की वजह से, क्योंकि MCQ होते ही ऐसे हैं। ये सवाल बेसिकली MCQ में था, नहीं MCQ में नहीं था, मुझे याद करने दो किस में था ये सवाल। नहीं MCQ में नहीं था, ये लघु उत्तरीय में था, है ना। और बच्चे इसको ऐसा पैनिक कर गए इतना बड़ा नंबर देख के कि कुछ पूछो ना। आप पैनिक मत करिएगा अगर बड़ा नंबर आ जाए। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं भैया, हल शुरू कर दो। 2520 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 2520 को इधर एक रफ वर्क में कोपचे में बुला लो और इसके कर दो। आपको पता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो वो 5 से जरूर कटता है भैया। चलो इसे 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 25। अब 2 तो कटेगा नहीं, तो हमें 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी, और जैसे ही 2 संख्याएं लेंगे तो बीच में 0 लगाना पड़ेगा। 5 चौके 20। अब 4 जो है एक सम संख्या है, तो ये गारंटी है 2 से तो कटेगी ही कटेगी। चलो 2 से काट देते हैं। 2 से काटो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। 2 फिर सम संख्या आ गई, 2 से फिर काट दो। 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 छंग 12। भैया एक सम संख्या फिर आ गई, 2 से फिर काट दो। 2 छंग 12, 2 तियां 6। 63 किसी के पहाड़े में आता है यार। 7 नवा 63 ना, तो ये 7 से तो कटेगी ही कटेगी। 7 नवा 63। और 9 कितनी बार कटेगा? 9 जाएगा 3 से, 3 त्रुका 9, और फिर बचा 3, 3 कन्ने 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। कि कितने हो गए भैया? 2 है 3 बार। 2 कितनी बार? 3 बार। तो इसे मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ गुणे। 3 कितनी बार है? 3 है 2 बार, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2। 5 एक बार और 7 एक बार, तो भैया 5 एक बार और 7
एक बार। मेरे कलम को पता नहीं क्या हुआ है। अगली संख्या क्या है भैया? अगली संख्या है 10,530। तो इसे रब कर देता हूँ और 10,530 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूँ। 10,530 जिसके अंत में 0 होता है वो संख्या 5 से जरूर कटती है। तो चलो 5 से डायरेक्ट पहले ही काट दिया जाए। 5 दूनी 10, 5 एकन्ने 5, 3 तो 5 से कटेगा नहीं तो 0 लगेगा और फिर बन जाएगा 30, 5 छका 30। 6 एक सम संख्या है तो 2 से तो पक्का कटेगी, काट दो 2 से। 2 से काटोगे 2 एकन्ने 2, 1 तो कटेगा नहीं तो 0 आएगा और बन गया 10, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6। हो गया भैया 1053। 1053 एक विषम संख्या 2 से तो नहीं कटेगी, क्या 3 से कटेगी? चलो 3 से काट के देखते हैं। जोड़ लो, संख्याओं का सम करो। 5 1 6, 6 3 9, 9 कटेगा 3 से? हाँ कटेगा। तो भैया 3 से काट देते हैं। 3 त्रुका 9, बच गया 1, 3 पचे 15 और 3 एकन्ने 3। 3 से मुझे फिर कटती दिख रही क्योंकि 5 3 8 1 9, तो 3 से फिर काट देंगे। 3 एकन्ने 3 और 3 एकन्ने 3, बच गए 2, हो गए 21, 3 सते 21। 117 किसी के पहाड़े में आता है, 117 आता 13 के पहाड़े में। 13 नवैया 117, तो 13 से काटेंगे। 13 नवैया 117, 9 को काटोगे तो 3 से, 3 त्रुका 9 और फिर काट दो 3 से, बच गया 1। तो भैया इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? तो आप कहोगे भैया इसके अभाज्य गुणनखंड देखो 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 3 आया है 4 बार। तो हमने लिख दिया, क्या हुआ तुम्हें? 3 आया है 4 बार और 2 कितनी बार है? 2 तो भैया एक ही बार है, तो 2 आया है एक ही बार, ठीक है। 5 एक बारी और 13 एक बारी, तो 5 हो गया एक बारी और 13 हो गया एक बारी, ठीक है। अब भैया हम बड़ी यार आसानी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से हम बता सकते हैं कि इसका HCF कितना है और LCM कितना है। आपको पता होना चाहिए कि HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो, सिर्फ वही, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है भैया? 2 यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे एक बारी, तो कॉमन भैया 2 एक बारी ही है। या फिर ऐसे आप याद कर लो कि जो सबसे छोटी पावर होती है HCF में वही ली जाती है जो दोनों में कॉमन हो। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो 3 है 2 बारी। 5 भी है ना भैया, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 5 भी ले सकते हैं, लेकिन 7 और 13 को नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में नहीं है। गुणा कर दो भैया इसको, 2 3 त्रुका 9 गुणे 5, गुणा करो। 5 दूनी 10, 10 नवैया 90, तो इसका HCF कितना आ गया बच्चा? 90 आ गया। अब हमें LCM भी बताना है, चलो इधर LCM बता देते हैं। LCM में मैंने क्या कहा? जो अधिकतम पावर हो, जो अधिकतम पावर हो वो LCM होती है। अधिकतम पावर 2 की कितनी है भैया? 2 की है 2 की घात 3, ठीक है। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 4, 3 की अधिकतम घात 4। 5 की अधिकतम घात, दोनों जगह एक ही है तो एक ही हो गया। 7 भी एक बारी है और 13 भी एक बारी है। अधिकतम घात सबकी एक एक ही है। भाई गुणा लगा दो, अब इसको खोल दो गुणा। 2 की घात 3 को हल करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 3 की घात 4 को हल करोगे, 3 की घात 4 को हल करो तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रुका 9, 9 त्रुक 27, 27 तियाँ 81, तो ये बच्चा बन गया 81 गुणे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते, थोड़ा थोड़ा हल कर लेते हैं, एक ही बारी में गुणा करके क्या ही करेंगे, ठीक है। चलो 8 को 81 से करो, 8 को 81 से करोगे तो 8 एकन्ने 8, 8 64, गुणा करना भी सिखा रहा हूँ भाई, देखो गुणे। 35 को 13 से करो तो 13 पंचे 65, 65 के 5, लिख जा भाई, 65 के 5, अच्छा नीचे लिख देता हूँ, आ ही नहीं रहा यार। 8 एकन्ने 8, 8 64 गुणे 13 को 5 से करो, 13 पचे 65, हासिल लग गए 6, 13 तियाँ 39, 39 और 6 45। अब भाई 648 को आप लोग 455 से गुणा कर लो। अगर 455 से आपका गुणा करने का मन ना हो
तो आप इस आंसर को सिर्फ यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, अधिकतम अगर हम इसका वो निकाल लें। डिपेंड करेगा कि ये सवाल है कितने नंबर में। अगर 2 नंबर में है तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख के ही छोड़ देंगे, अगर 3 नंबर में है तो हम इसको गुणा कर देंगे भैया, इसमें क्या ही दिक्कत है। अब आप इसको गुणा कर लेना यार, है ना। करवा ही देता हूँ, अच्छा वरना कहोगे भैया ही नहीं बता रहे हैं तो मैं कैसे करूँ। 648 को 455 से गुणा करना है, तो चलो भाई 455 को उधर लिखने के बजाय इधर लिख लो, है ना, 455। फालतू का काम कर रहा हूँ मैं। 8 45 का 0, हासिल लग गए 4, 5 चौको 20, 4 24, हासिल लग गए 2, 6 पंचे 30, 2 32, हासिल एक ने क्रॉस का निशान लगाया। 8 45 का 0, हासिल लग गए 4, 5 चौको 20, 4 24, हासिल लग गए 2, 6 पंचे 30 का 32, फिर एक क्रॉस लगा दिया। 4 8 32 के 2, हासिल लग गए 3, 4 चौको 16, 3 19, हासिल लग गए 1, 6 चौक 24, 1 25। अब भैया सबको जोड़ दो, 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, 4 में 0 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 2 6 2 8, हासिल को नहीं, 3 2 5, 5 9 14 के 4, हासिल लग गया 1, 5 3 8 और हासिल वाला 1 9, और ये बना 2। तो इसका आंसर हो गया 29 29 48 40। इकाई दही सैकड़ा में पढ़ा जाए भाई, 2,94,840। इसका एलसीएम इतना है, एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना। भैया इसी के साथ आज के सवालों का कार्यक्रम होता है ख़त्म। हमने 40 मिनट में, 40 नहीं यार कितनी देर हो गई, लगभग 45 मिनट हो गए ना। हमने लगभग 45 मिनट में सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया। हो जाता जल्दी, लेकिन 20 मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज किया जा सकता है ना, लेकिन वो जो अंडर रूट 2 प्रूव करने वाले हैं वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, उसमें बताना पड़ जाता है। अगली बार अगर फ्लो में रिवीजन कराऊंगा तो अंडर रूट 2 वाला, अंडर रूट 3 को अपरिमेय प्रूव करने वाला भैया आप लोग देख लीजिएगा, उसकी जो भाषा है वो भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट दोहरा दूंगा, ठीक है। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं, हमने सीखा क्या आज। हमने सीखा कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याओं में हमने परिमेय जाना बातों ही बातों में, परिमेय के साथ हमने अपरिमेय भी जाना और उनके उदाहरण भी देखें। परिमेय संख्या वो सारी संख्याएं जो बटे में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय होती हैं। परिमेय के अंदर आते क्या क्या हैं? परिमेय के अंदर आते हैं पूर्णांक, जितने भी सारे पूर्णांक हैं वो एक परिमेय संख्या हैं। परिमेय के अंदर आती हैं प्राकृतक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतक संख्याएं हैं वो सारी की सारी परिमेय हैं। अपरिमेय के उदाहरण के तौर पर देखें, अगर अंडर रूट में अभाज्य संख्या फंस जाए तो वो कैसी होती है? अपरिमेय होती है। और पाई भी कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा हमने क्या सीखा? इसके अलावा हमने सम, विषम, अभाज्य और सह अभाज्य भी हमने जाना है ना। सहभाज्य कौन सी संख्या है? वो संख्याएं जो एक दूसरे को भाग नहीं करती हैं या एक दूसरे के गुणनखंड कॉमन नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो एक हो या तो वो संख्या स्वयं हो, इसके अलावा और कोई उनका गुणनखंड ना हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या भैया, तो सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या 2 ऐसी है कि वो सम भी है, फिर 3 5 7 11 ऐसे सीक्वेंस जाता है, आप लोग जानते हैं ना। और सहभाज्य को भी आप पता है, जैसे एक जोड़ा मैं ले लूँ 2 और 3 का, ये तो अभाज्य भी है, रुको, 8 और 5 का, तो 8 और 5, 8 ना तो 5 को काटेगा ना 5 8 को काट पाएगा, तो यह सहभाज्य हो गया है ना। इसके अलावा हमने एक रूल सीखा कि दो संख्याएं अगर ए और बी हैं उनका गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ के और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। और हमने क्या जाना? हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा, अभाज्य गुणनखंड करना सीखा। और उसमें हमने ये जाना कि हम एचसीएफ निकालते समय किन बातों का ध्यान देते हैं और एलसीएम निकालते समय किन बातों का ध्यान देते हैं। इसके साथ हमने अंडर रूट 2 को अभाज्य अपरिमेय प्रूफ करना सीखा। और जितने भी इसकी कैटेगरी थी, कभी 3 प्लस अंडर रूट 2, कभी 3 रूट 2, है ना, ये सब प्रपंच हमने करा, है ना। तो इसी के साथ भैया वास्तविक संख्याओं का रिवीजन हो चुका है। इस चैप्टर से सवाल जो है बोर्ड में आते हैं और बच्चों को हैरान कर देते हैं, तो आप हैरान नहीं होइएगा, एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगले टॉपर आप हैं भाई, चलो मिलते हैं, बाय बाय।